हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ ली थी उसको नोट्स बनाने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अपने प्रीलिम्स एंड मेंस में आपको पता ही है कि बुक हम लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, नोट्स पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो हमने कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, इम्पीचमेंट वगैरह पढ़ लिया था और कैसे कैसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं वो तो हमने देखे थे। तो लेट्स राइट नाउ। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, लिखेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम लोग कि इलेक्शन कैसे होता है हमारे प्रेसिडेंट का, क्योंकि विजडम वाला पॉइंट तो लिख लिया था हमने कि वो विजडम कहाँ पे लगाता है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वाला ही एक ऐसा पार्ट है जो हमने लिखा नहीं है। लेट मी जस्ट चेक इट वंस अगेन। ठीक है, अपनी विजडम कहाँ लगाता है, वो उससे पहले, हाँ राइट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, चलो बताना शुरू करो। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कैसे पढ़ा था, इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें कौन थे अपने, थे MLAs प्लस MPs और बोथ हाउस विच आर इलेक्टेड होने चाहिए, से वही होंगे। ठीक, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो MLAs होंगे और MPs होंगे। तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ है और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि MP के अंदर राज्यसभा भी होता है। ठीक है, ये इलेक्टोरल कॉलेज होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। ठीक है, एड एंड एडवाइस जो है चलेगी बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी हमने देख लिया था। ओके, और रूल्स मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड VP इलेक्शन एक्ट 1952। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 में रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे उस रूल्स में एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो 50 आपके जो इलेक्टर्स होंगे, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, वो आपका नाम प्रपोज करेंगे, एंड 50 एज सेकेंडर्स, वो आपकी बात को सेकंड करेंगे। ठीक है, तो ये है हमने। और क्या क्या देखा था हमने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, नहीं होता ये। एक्चुअल में ये होता है हमारा नहीं होता ये। एक्चुअल में हमारा होता है ऑल्टरनेटिव सिस्टम करके कुछ था ना, सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट वोट, सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेट वोट होता है। ठीक है, और इसमें हमने ये भी देखा था, सिस्टम ऑफ अल्टरनेट वोट में हम अपनी प्रेफरेंस देते हैं, है ना, हम लोग अपनी प्रेफरेंस देते हैं। तो ये हमने देखा था, एक्चुअल में सिस्टम ऑफ अल्टरनेट वोट होता है। राइट, और दो फॉर्मूले आपको बताऊंगे, पैरिटी बिटवीन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम फॉर्मूला यूज़ करना है हमको। फॉर्मूला कौन सा है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो भी होगी एंड डिवाइडेड बाय सीट्स विच आर देयर, कितनी सीट्स होंगी वो। और ये फार्मूला हमारा होगा वैल्यू ऑफ MLA, और समीशन ऑफ वैल्यू ऑफ MLA इज इक्वल टू जितने भी MPs हैं और जितना भी पॉपुलेशन है। ठीक है, बेसिकली वैल्यू ऑफ MLA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ MP, एंड वैल्यू ऑफ MP इज बेसिकली कि कितने MPs हैं और टोटल कितनी पॉपुलेशन है, तो डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वैल्यू ऑफ MP आ जाएगा। ठीक है, खैर ये सबका समीशन है ना, सबका समीशन है, तो यहाँ पे भी सबका समीशन ही आना चाहिए। तो ये तो अभी एक MP का आ गया ना, आई थिंक एक MP की वैल्यू, तो इसमें हम बता देंगे वैल्यू ऑफ 1 से हमको यूनिटरी मेथड चलाना है कि वैल्यू
ऑफ MLA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ MP। ठीक है, वैल्यू ऑफ MLA हमने देख लिया कि पॉपुलेशन अपॉन सीट्स का सबमिशन है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ MP। ठीक है, अभी बहुत सारे MP होंगे, तो जितने भी MP हैं वो लोग मल्टीप्लाई बाय, अब एक MP की वैल्यू क्या है, वो ये है V मान लो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ईच MP आ जाएगी आपकी, समीशन ऑफ दिस अपॉन दिस और अपॉन नीचे MP कर दोगे आप। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो क्या है, ये पूरा जो समीशन वाला है और नीचे टोटल नंबर ऑफ MP, ये नंबर ऑफ MP है। ठीक है, ये मैथ्स है यार, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी हुई, मैं आपको सस्ते में बता रहा हूँ, मतलब आसान में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पैरिटी, हाँ, पैरिटी बिटवीन द स्टेट, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेम फार्मूला यूज़ करना है, एंड यूनिफॉर्मिटी को हमको देख के चलना है, यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट, है ना, एंड वैल्यू ऑफ स्टेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ यूनियन, ये दो चीज़ें हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट हाँ ठीक है, सिंपल ही होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबिलिटी तो होता नहीं, एक्चुअल में अल्टरनेट सिस्टम होता है, ये भी हमने देख लिया है। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, अभी आर्टिकल नंबर 71 में क्या लिखा है कि डिस्प्यूट जो होंगे किसके, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के, वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा, वो उसमें लिखा हुआ है। ओके, प्रेसिडेंट कब तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, और जब भी रिज़ाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा, तो 5 ईयर्स तक रहेगा, और जब भी रिज़ाइन करेगा तो रिटर्न करके देगा VP को। ठीक है, देखो नोट्स देख रहे हो कैसे बना रहा हूँ मैं, इतने छोटे छोटे, तो ये चीज़ है हमारी। और हाँ, एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, द सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफिस प्रेसिडेंट, ऐसे इलेक्शन उसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते ये बोल के कि MPs कम थे हमारे पास। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है या इनवैलिड है, इट कुड नॉट बिकम द रीज़न फॉर, ठीक है, कि इलेक्शन ना हो, तो इलेक्शन ना हो इसका रीज़न, ऐसा मतलब इसका रीज़न ये नहीं दे सकते आप कि भाई आपका इलेक्टोरल कॉलेज खाली था, कोई था नहीं, तो ये आप रीजंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो दैट इज आर्टिकल 71। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 71। ओके, ठीक है, और प्रेसिडेंट को निकाल लेंगे कैसे में, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, और ये सिर्फ इम्पीचमेंट वर्ड यहाँ यूज़ करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ ही यूज़ करना है इम्पीचमेंट वाला वर्ड। ठीक है, अब देख सकते हो प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीलिम्स के मेंस के सारे क्वेश्चन, और प्रीलिम्स के UPSC के प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो अगर आप मेरी वीडियो देख लो, गारंटी है ये, गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके, बस ध्यान से सुनते जाना बस आप लोगों को। तो ये हमारा प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के लिए मैंने आपको बताया था ना, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, बोथ हाउस, दोनों हाउस में होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग बोथ हाउस। ठीक है, तो ये बात भी हो गई हमारी। अब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, हमने नोट्स बना लिए, ऐसा कर सकते हैं हर वीडियो में हम लोग रीडिंग मार लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब वाइस प्रेसिडेंट को आज पढ़ेंगे और कल इसके नोट्स बनाएंगे। आई थिंक दिस इज़ मच गुड। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बाद क्या है, नेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ द प्रेसिडेंस। ऑफिशियल वारंट ऑफ द प्रेसिडेंस यानी कि जो भी सीक्वेंस होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन सा है, तो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी जो है ऑफिशियल वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंस इज अकॉर्डेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। ही हिज ऑफिस therefore is highly prestigious. Article 63 of the Constitution says that there shall be a president. जैसे 52 बोलता है कि प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट बनाने का क्या है, 63 है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन भी कौन होगा, हमारा
सिंपल वाइस प्रेसिडेंट है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ऑफिसर होगा बेसिकली, चेयरमैन मॉनिटर होगा राज्यसभा का, ठीक है। लोकसभा का मॉनिटर कौन होता है? स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर प्रोटेम और डेपुटी चेयरमैन जो है उसको अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम, मैंने स्पीकर नहीं बोला है, स्पीकर प्रोटेम बोला है। अगर आप नोट्स को पन्ने पलटोगे तो स्पीकर प्रोटेम और एक्टिंग चेयरपर्सन का काम नॉमिनेट करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो मैं आपको तो क्या बता रहा हूँ, राज्यसभा का जो है हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। दिस फॉलो द यूएस प्रैक्टिस, ये यूएस की प्रैक्टिस है, ठीक है। As a chairman of the Rajya Sabha, he presides over the proceeding of the House and the function with reference to all members as counterparts of the Speaker in Lok Sabha. But as the Vice President as such, no function have been assigned to him in the Constitution. ठीक है, no function have been assigned him to the in the Constitution. देख रहे हो क्या बोला हुआ कि कोई काम नहीं बोला इसको, यानी कि ऐसी कंपनी में चला गया ये, ना कुछ काम ही नहीं है, आराम ही आराम है। By practice, he has come to have सेवरल सेरिमोनियल फंक्शंस लाइक मीटिंग एम्बेसडर बनना है उसको, विटिंग फॉरेन डिग्नेटरीज वगैरह। तो सेरिमोनियल फंक्शन है कि हाँ भाई कि किसी से मिलना है और कोई ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो स्पेसिफिकली कोई काम उसका लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 65 लेज डाउन दैट ही शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी। अगर वैकेंसी होगी, प्रेसिडेंट कभी बिजी हो गए, है ना, कब बिजी हो सकते हैं, अगर मान लो उनकी डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिमूव हो गए, तो वो आ सकता है, ठीक है। कौन आ सकता है? वीपी आ सकता है। इन केस द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन while acting as president or discharging his function of the president. The vice president shall not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. ठीक है, तो जब काम कर रहे होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो वो ड्यूटीज़ नहीं निभाएंगे चेयरमैन की, ठीक है। तो सारा फोकस किस पे डालेंगे? प्रेसिडेंट पे फोकस डालेंगे कि नाउ आई एम अ प्रेसिडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट भी हो और आप चेयरमैन भी हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस, करेक्ट। सिंपल है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड ऑन मैनी ओकेजन, जैसे कि एग्जांपल व्हेन टू ऑफ द प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन और फराकुद्दीन, ये सब देखो क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीलिम्स में काम की नहीं है, हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे तो हटाओ, बट पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन प्रूव्ड कर रखा है कि जब दो प्रेसिडेंट थे, ये डाइड हो गए थे और वाइस प्रेसिडेंट ये आ गए थे और उन्होंने अच्छा काम किया था, ऐसा। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, इनको भी इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उनका इलेक्शन भी सेम है, जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट पे अप्लाई कर दो, चेप दो खाली, कॉपी वेस्ट, ओके। तो यही है, दिस इज इंटेंडेड टू इंश्योर ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि ताकि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस हो। अगर आप ध्यान से देखो तो उनका जो इलेक्शन होगा इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, जिसमें दो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, दो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होंगे। इसमें एमएलए वाला जिक्र नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट भी होगा, तो दो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो समझ में आता है, बट चलो ठीक है, बट दो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होंगे, खाली ये बोला, यानी कि इसमें हमारा स्टेट का लेना देना थोड़ा कम है, ठीक, ओके। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years, 5 साल उनका भी था, इनका भी है। एंड द इलेक्शन ऑफ द हाउस हैज टू बी कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू दिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है, द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग। किसको देंगे लिख के? सोचो जरा, किसको दे सकते हैं? दूसरे मॉनिटर को दे सकते हैं क्या? वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर को दे सकते हैं? मैं गेस कर रहा हूँ कि स्पीकर को देंगे। द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग, राइटिंग करेंगे, लिख के देंगे। किसको लिख के देंगे? अंडर इज हैंड टू द प्रेसिडेंट। गलत हो गया यार, मैं गलत हो गया, प्रेसिडेंट को लिख के देंगे, कुछ भी अगर वो रिजाइन करते हैं तो प्रेसिडेंट को देंगे। ही मे ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ देम देन मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। और उसको रिमूव भी कर सकते हैं, है ना, मेजोरिटी चाहिए लोगों की, तो राज्यसभा में, लोकसभा में। द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो मेंबर नहीं होंगे, नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट तो 3 ही होते हैं ना, राज्यसभा, लोकसभा एंड आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट भी एक पार्ट होता है, जिसमें लोकसभा जो होती है टेम्पररी होती है, बाकी दोनों परमानेंट होते हैं। तो अपना जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वो हमारे राज्यसभा के होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट का पार्ट उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और
स्टेट, यानी कि ये भी हो सकता है कि क्या वो राज्यसभा के पार्ट हैं, नहीं है, राज्यसभा के पार्ट हैं, उसके मॉनिटर हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जैसे क्लास टीचर आता है तो क्लास टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास टीचर उस क्लास का हिस्सा नहीं है, मतलब क्लास का हिस्सा नहीं है, बट हाँ क्लास को एक तरह से प्रिसाइड कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट सेम है जो प्रेसिडेंट के थे, एक्सेप्ट फॉर द फॉर्मर द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट दैट फॉर फॉर्मर, पहले वाले के लिए कि वो क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन के लिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, तो सेम ही मान लो। इसमें मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई होने ही चाहिए राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, है ना, क्वालिफाई होने चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट बनना इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, प्रेसिडेंट बनना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन की क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए राज्यसभा वाली। ठीक है, अच्छा सिर्फ राज्यसभा वाली होनी चाहिए क्या, लोकसभा वाला पर्सन जो है क्या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। अगर आप पीछे वापस मुड़ के जाओगे, देखो यही सारे क्वेश्चन है, मुड़ के जाने वाली चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जी। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझोगे, या सिटीजन 35 एंड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है इसमें कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी होगा तो ही बन पाएगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल हमारा लोकसभा होता है। अब यहाँ पे आकर देखो तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम है एक्सेप्ट दैट फॉर द फॉर्मर, पहले वाले के लिए द कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो आई थिंक इसमें कह रहा है कि पहले वाले के लिए राज्यसभा होनी चाहिए बट पहले वाले के लिए लोकसभा दिख रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक बार इसको कन्फ्यूजन को क्लियर कर लूँगा मैं थोड़ा, आप भी देख सकते हो, थोड़ा चैट जीपीटी कर लेना कि राज्यसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। ठीक है, इलेक्शन वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी देख लूँगा इसको, क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि याद रहे। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू पार्लियामेंट इन, अरे मैं थोड़ा सही से पढ़ता हूँ। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन 1952 द फॉलोइंग पर्सन बने हैं, ये रहे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने हैं, जाकिर हुसैन बने हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बने हुए हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी सिंपल है ना, इसमें कुछ खास है ही नहीं, तो ज़्यादा इससे क्वेश्चंस भी नहीं आते ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट से, सही बताऊँ तो प्रेसिडेंट से आते हैं, वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है ये अपनी फिर की ले सकता है प्रीलिम्स के पेपर में, तो उसका एक बार हमको देखना पड़ेगा क्या है कैसा है। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर चलते हैं कि क्या टॉपिक है ये। तो आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट दी हेड। प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन दी एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग टू सच एडवाइस। तो एडवाइस देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट उसका हेड होगा। द प्रेसिडेंट में हाउएवर रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। रिकन्सिडर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, बट रिकन्सिडर के बाद दोबारा आया तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल को, बिल के केस में ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई टाइम बाउंड नहीं होता कि वो टाइम बाउंड मतलब अपना जो जो भी चीज़ आई है प्रेसिडेंट के पास उसको विद होल्ड कर सकता है, होल्ड पकड़ के रख सकता है, बट जब सेकंड टाइम है तो उसको पास करना पड़ेगा ऐसा। The president shall act on the advice tender after such reconsideration. There shall be a council of minister has to be understood to mean that there shall always be there. Council of minister हमेशा ही होंगे. It shall always be there. The constitution does not envisage a situation where there will be no prime minister or no council of minister. हमेशा होंगे. There is no provision for failure of constitutional machinery, है ना, एंड डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल एट द यूनियन लेवल। कोई प्रोविजन नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो होगा ही होगा, परमानेंट चीज़ है ये। आर्टिकल 74 में क्रिएट कर रहे हैं इसको। एक्सेप्टेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द एड ऑफ द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बिकम ऑब्लिगेटरी पर्टिकुलरली आफ्टर 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि जो भी एडवाइस आपको दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, आप उसको रिकन्सिडर के लिए बोल सकते हो, बट हाँ रिकन्सिडरेशन के बाद भी मतलब आप ऑब्लिगेशन है कि आपको मानना पड़ेगा। बिफोर दैट अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो टेकन द व्यू दैट एडवाइस वाज बाइंडिंग इन ऑल केस। शमशेर केस हुआ था तो बेसिकली बाइंडिंग है, बस इतना याद रखो। केस वेस छोड़, प्रीलिम्स में नहीं आना, मेंस में देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट पे कि आपको मानना ही मानना है। ठीक है, तो इट इज़ कंपलसरी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ एक्सप्लिसिटली ट्रू, तो लोग सोचते हैं कि कंपलसरी वाली चीज़ तो ऐसा कहीं होती नहीं, बट ऐसा है यहाँ पे कि आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन है, मानना पड़ेगा। इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर वॉज बाउंड बाय एन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
लोकसभा भी चली गई अगर, तभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो रहेंगे। तो ऐसा कह रहा है कि उसको माननी पड़ेगी बात। इट वॉज हेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन यूएन दिस केस दैट एनी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा यानी कि माना नहीं जाएगा। घूम फिर के सेम ही बात बोल दिया उसने, छोड़ो। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर टेकन confidentially and the advice tendered to the president is also protected by confidentiality between president and council of minister। तो confidentiality maintain है इनके बीच में, secret चीज़ें बातें होते हैं। as such these cannot be questioned in a court of law। इनको कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस नहीं कर सकते, लुक कर सकते हैं, लुक एडवाइस को लुक कर सकते हैं, बट ये कॉन्फिडेंशियल है। ऑफ कोर्स देयर इज नो बार टू द कोर्ट टेकिंग लुकिंग एट देम इफ दीज आर प्रोसीजर बाय द गवर्नमेंट। लुक कर सकते हो आप, ठीक। अंडर आर्टिकल 75 द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से, एंड अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी हमने पढ़ा था, प्लीजर डॉक्ट्राइन, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये भी पता है हमको। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ब्रिटिश का सिस्टम है, हमने देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम, और प्रेसिडेंशियल में जुडिशियल सिस्टम होता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट 2003 इंसर्टेड द फॉलोइंग क्लॉज इन 75। अच्छा, एक नई चीज़ ऐड हुई बाद में, क्या ऐड हुआ? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% से ज़्यादा नहीं होंगे लोग फ्रॉम द लोकसभा। ठीक है, 15% वाला क्लॉज याद रखना। ठीक है, तो 50 मतलब ऐसे नहीं कि भरते जा रहे हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फूल गई एकदम बहुत बढ़ गई, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो 15% से ज़्यादा लोग उसमें अंदर नहीं जा सकते, फूल नहीं सकती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर छोटी होगी, फूल नहीं सकती। अ मेंबर ऑफ either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified appointing as minister। तो भैया जो वहाँ से गया वो एग्जीक्यूटिव का ही बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो वही बात है, जो लेजिस्लेचर से गया वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी नहीं बन सकता, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट भी नहीं बन सकता अगर वो डिस्क्वालीफाई होगा। डिस्क्वालीफाई करने का काम प्रेसिडेंट का होता है अंडर आर्टिकल 72, उसको डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये for the duration of the period commencing from the date of his disqualification to the date term of his office blah 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 blah। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो वो क्या ही बन पाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ी बन पाएगा। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे ही आएंगे, वो लेजिस्लेचर से ही आएंगे। ठीक है, और 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, इतनी सी बात है। व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी फुल्ली गाइडेड in the discharge of his function by the advice of the council of minister with the prime minister at his head, it is not clear as to on whose advice he performed the most crucial function of appointing the prime minister। So far as the letter of constitution goes, the president can appoint almost anyone as the PM, but he has to remember that under constitution the council of minister headed by the prime minister has to be responsible to the house and would have to go if that does not command or lose the confidence of the Lok Sabha। तो उसके पास चॉइस है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास चॉइस है कि वो किसी को भी बना सकता है। ये वाली बात बोली गई, बट ये लेने का दोबारा से पढ़ो। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ऑलमोस्ट एनी वन एज द प्राइम मिनिस्टर, बट ही हैज़ टू रिमेंबर, उसको याद रखना पड़ेगा एक बात कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हाउस, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सवाल पूछा जाएगा कि इनको क्यों बनाया है प्राइम मिनिस्टर, एंड वुड हैव टू गो इफ़ इट डज नॉट कमांड एंड लूज कॉन्फिडेंस। तो वो लूज़ कर जाएंगे एक तरह से सपोर्ट, अगर लेजिस्लेशन से सपोर्ट चला गया तो। ठीक है, दे हैव टू गो इफ दे लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब चला जाएगा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उनका जाना डिपेंड करता है लेजिस्लेचर पे। ठीक है, और लेजिस्लेचर के बंदे का जाना डिपेंड करता है किस पे, वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला 72 है ना, कि प्रेसिडेंट जो है वो चेक करेगा कि डिस्क्वालीफाई है कि नहीं, वो चेक करेगा, वो भगा देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, खैर 72 को दोबारा से पढ़ेंगे, पूरी एक किताब है आवर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको हम पढ़ेंगे। बट ठीक है, द प्रेसिडेंट देयरफॉर वुड अपॉइंट ओनली अ पर्सन हु इन हिज बेस्ट जजमेंट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द हाउस। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल होगा हाउस को उसको ही करेगा। इफ अ पार्टी और अ प्री इलेक्शन अलायंसेस कमांड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सपोर्ट्स इन द लोकसभा देयर इज नो डिफिकल्टी।
For president in such a case, following well-established parliamentary practice and convention, has to be invite the leader of the majority party. लीडर को इन्वाइट कर लेते हैं फ्रंट और अलायंस टू टेक प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्म गवर्नमेंट, तो लीडर को अपॉइंट करके बना लेते हैं। बट कन्फ्यूजन तब होती है जब कोई अलायंस नहीं है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो आया, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो वाला चैलेंज है। और उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है हमारे हाउस को, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्राइन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बट वेयर no single party coalition is in position to form government on its own, the role of president is choosing prime minister becomes the most delicate and difficult. He may have to use his abilities to decide on leaders most likely to command the confidence of Lok Sabha. तो कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा आना चाहिए भाई, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट तब हो जाता है जब कोई मेजोरिटी नहीं है। ही मे कॉल द लीडर्स ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और अलायंसेस फर्स्ट और सीक टू बी सेटिस्फाइड इन एडवांस अबाउट लीडर हैविंग सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा. Since in any case ultimate it is necessary for prime minister to have confidence in the Lok Sabha, and it is responsible for the president to find out who can command such confidence. The most logical and above board solution would be that instead of getting involved in political controversies, appointing someone and asking him to seek a confidence vote, the president can ask the house itself, लोगों से ही पूछ लो भाई, to elect its leader who can be appointed as prime minister. तो it's a very good thing. तो डायरेक्टली हाउस को ही बोल दो. Other ministers are also appointed by the president and said to hold the office during the pleasure of the president. In actual effect, it means that they are selected by prime minister if the president cannot appoint anyone not recommended by the prime minister and hold the office at his pleasure. तो एक्चुअल सेंस में ये होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ही बाकी को अपॉइंट करता है, बट उसके साथ प्रेसिडेंट भी होता है. तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. और ये वाले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कब तक रहते हैं, ये जब तक रहते हैं जब प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट है. यानी कि एक लेयर है लेजिस्लेचर, एक लेयर है एग्जीक्यूटिव और इधर है प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट इनको रोक के रखता है क्योंकि इसका प्लीजर होगा तो ये रुके रहेंगे, और जब लोगों का प्लीजर होगा तब तक यहाँ पे लोग जो है वो रुके रहेंगे. तो ये दोनों चीज़ें इसका भी प्लेजर होगा और इसका भी प्लेजर होगा. ये वाली बात अभी तक समझ में आ रही है, ठीक है. तो जो मिनिस्टर होंगे तो कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस, बाय द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इन इफेक्ट दे आर सिलेक्टेड, तो इन एक्चुअल दे आर सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड ऑफिस एट हिज प्लीजर. इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड विद एनी मेंबर, ही कैन एडवाइज हिम टू रिजाइन, एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम और टेंडर द रेजिग्नेशन of his council of minister and then reconstitute it after deleting the name of minister in question. तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर है एक्चुअल, बट लिखा हुआ ये है कि प्रेसिडेंट विद प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को. इन द यूके द कॉन्सेप्ट इज दैट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर. Our constitution however provides that only for a collective responsibility, which means that there can be no confidence in a single minister. किसी भी एक सिंगल मिनिस्टर में भी कोई भी नो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. नो कॉन्फिडेंस कहीं नहीं होना चाहिए. द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा फॉर ऑल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर इट स्टैंड और फॉल टुगेदर. इफ इट लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन. Also collective responsibility would mean that minister must not speak in public in different voices. तो ये है कि मिनिस्टर को भाई ऐसा अलग अलग बेतुकी की बातें नहीं करनी, कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस में. इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री विद अ डिसीजन टेकन और अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द कैबिनेट, ही मस्ट इधर रिजाइन और इक्वल और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात ही बोल रहे हैं, उसको घुमा फिरा के बोल रहे हैं. तो बस ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है ये. ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाला बन सकता है कि कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब तक उनको सपोर्ट मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कहाँ से, हाउस से मिल रहा है. और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये बात पता होना चाहिए. अगेन इन यूके हिस्टोरिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज अ बाय प्रोडक्ट और कोलोरी ऑफ द डॉक्ट्राइन दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग. ठीक है, तो किंग को होल्ड करने के लिए लोग थे. Since king could not be held responsible for any wrong act in the state, minister came handy as a peg to hang responsibility on. तो मिनिस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो लोग इधर हैं, इधर मिनिस्टर, इधर किंग है. ठीक है, तो मिनिस्टर पे ट्रस्ट करते हैं लोग.
ठीक है। तो मिनिस्टर भी तब तक रहेगा जब तक लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया था यूके में। फॉर एवरी एक्ट ऑफ द स्टेट देयर वाज अ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी ऑर्डर ऑफ द क्राउन और एनी पब्लिक एक्ट हैड देयरफॉर कुड बी काउंटर साइन बाय मिनिस्टर, इसलिए मिनिस्टर उसको काउंटर कर सकता है कुछ भी क्राउन करता है तो। प्रीलिम्स मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कंसीव्ड एंड इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो इस बेसिस पे नहीं आई है, वो आई है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम लोग एक तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ऑफ द पीपल, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इन द लोकसभा एक्चुअली इन इंडिया एक्ट ऑफ द स्टेट आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिक्वायर्ड टू बी काउंटर साइन बाय वे ऑफ ऑथेंटिकेशन नॉट बाय मिनिस्टर बट बाय सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। ये थोड़ा आगे चला गया क्या मैं? नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन लोकसभा। अभी देखो ये है, तो बोलने का मतलब ये है कि लोग, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्टर के ऊपर चेक रखने वाले हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। बट एक्चुअल में इन इंडिया एक्ट ऑफ स्टेट आर डन इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक्ट ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं एंड रिक्वायर टू बी काउंटर साइन बाय वे ऑफ ऑथेंटिकेशन नॉट बाय मिनिस्टर बट एज सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी होता है एक्चुअल के केस में, एक सेक्रेटरी होता है, यानी कि एक आईएएस ऑफिसर होता है जो एक्चुअल में चेक रखता है चीज़ों का टू द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में सेक्रेटरी का काम होता है, बट हाँ ठीक है, हम अपने पर्पज़ के लिए, अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए ये कह सकते हैं कि यस मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो होप क्लियर हो गया होगा। अभी कैबिनेट क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है, ये सब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो रहा है एंड आई ऑल्सो नीड टू स्लीप, ठीक है। बुक बहुत बड़ी है बट स्लो करेंगे, क्योंकि सबसे फास्ट तरीका है किसी चीज़ को सीखने का कि सबसे स्लो आप सीखो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कैबिनेट के साथ। चलो बाय बाय।